हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में 12 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप लोग एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। अभी तक जो पीडीएफ अपडेट नहीं थे वो सारे अब अपलोड हो चुके हैं। तो आप ये पीडीएफ करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके का बहुत सारा इसमें डेटा होता है, इसे तुरंत जाके डाउनलोड कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन मेरा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर भी तुरंत ही कर दिया है। खैर, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। मैंने आपसे पूछा था एनएचएआई की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी। एनएचएआई जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे एनएचएआई की चेयरपर्सन है अलका उपाध्याय। पिछले ही साल इनको अपॉइंट किया गया है एनएचएआई के चेयरपर्सन के रूप में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की वो संस्था है जिसकी जिम्मेदारी है पूरे भारत भर में हाईवे प्रोजेक्ट्स को रन कराना। इसके अलावा अभी 1.5 साल पहले एनएचएआई ने ये कौन सी कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है पूरे भारत भर के नेशनल हाईवेज में सोलर बेस्ड स्ट्रीट लाइट लगाना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ये ईईएसएल नाम की एक कंपनी है जिसको दिया गया है। इसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ईएसएल दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी एनएचएआई को ये काम करके देगी कि पूरे भारत में जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं वहां पर जो रोड लाइट लगी रहती है ना, वो अब सोलर बेस्ड होंगी। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नई दिल्ली में वर्ल्ड होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस के लिए साइंटिफिक कन्वेंशन जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी थे। अब ये जो साइंटिफिक कन्वेंशन है इसका मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत में ही नहीं दुनिया भर में होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करना। और भारत सरकार ने इसके लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना भी करी हुई है। आयुष में ए का मतलब है आयुर्वेदा, वाई का मतलब है योगा, यू का मतलब है यूनानी, एस का मतलब है सिद्ध और एच का मतलब है होम्योपैथी। डब्ल्यूएचओ ने इस बात को अभी हाल ही में एक्नॉलेज किया है कि पूरे दुनिया में होम्योपैथी मेडिसिन की वो तकनीक है जो कि दूसरे नंबर पे सबसे तेज ग्रो कर रही है। इस टाइम पर अगर बात करें करंटली तो पूरे दुनिया में 80 ऐसे देश हैं जो कि होम्योपैथी मेडिसिन फॉर्मूले को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अंजौर डिस्ट्रिक्ट। ये जो अंजौर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है किबीथू। तो इस किबीथू गांव से वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा किया गया। अब ये जो प्रोग्राम है इसका आप मतलब समझ लो है क्या। ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके तहत भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है पूरे भारत भर के 19 डिस्ट्रिक्ट, 46 ब्लॉक जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं और ब्लॉक के अंदर आते हैं गांव। तो 2963 गांव पूरे भारत भर के इनको टारगेट किया जा रहा है। ये ऐसे गांव हैं जहां पर जो एक गांव से दूसरे गांव में जो लोग पलायन कर जाते हैं और ज्यादातर ये जनजातियां हैं। तो अब आप खुद ही सोचो, एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर गई हुई जो जनजातियां हैं इनको रहने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो इनके लिए बुनियादी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, जैसे कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी होनी चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी होना चाहिए। ये जो बुनियादी फैसिलिटीज हैं वो सब यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो भारत सरकार इनके लिए लॉन्च करेगी उनका 100% फायदा इन सभी गांवों को, 2963 गांवों को पूरे भारत भर में मिलेगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत। अरुणाचल प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए ही है, ये पूरे भारत भर के ऐसे गांवों के लिए है। अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य तिवकीराम पटनायक। अरुणाचल प्रदेश पे कई बार आपसे फोक डांस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ के फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक यहाँ पर पीकॉक डांस होता है, एक यहाँ पर लायन डांस होता है, एक चालो नाच यहाँ पर होता है। इसके अलावा पोपिर नाच यहाँ का बहुत फेमस है। ठीक है, यहाँ की जनजातियां भी बहुत फेमस हैं जो कि आपसे पूछी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक म्योको जनजाति है, क्या है, म्योको जनजाति। और एक यहाँ की रेह जनजाति है। ठीक है,
और ये रे त्योहार भी मनाते हैं। म्योको जनजाति म्योको त्योहार मनाती है। ओके, इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर एक मिशिमी जनजाति है। कौन सी? मिशिमी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में टाइगर सेंसस डेटा लॉन्च किया है। मतलब जो टाइगर हैं, इनकी जनगणना का डेटा एक तरीके से लॉन्च किया है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में 2018 में 2,967 टाइगर्स थे। अब उनकी जनसंख्या बढ़कर 2022 तक कितनी हो गई है? तो इस डेटा के आधार पर यह बताया गया है कि 200 टाइगर बढ़ गए हैं पॉपुलेशन के बेसिस पर। तो 2,967 से अब ये बढ़कर 3,167 हो गए। 3,167 टाइगर हैं इस टाइम पे करीब करीब भारत में। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे दुनिया में इतने ज्यादा टाइगर्स सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है। इस डेटा के तहत यह भी बताया गया है कि अगर हम बात करें एशियाटिक एलिफेंट की, किसकी? एशियाटिक एलिफेंट की, तो पूरे भारत में ही नहीं, दुनिया भर में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा एशियाटिक एलिफेंट भी हैं। 30,000 एलिफेंट हैं। अगर हम एशियाटिक लायंस की बात करें तो इसमें तो और ही चौंकाने वाला डेटा है। पूरे दुनिया में सिर्फ भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर एशियाटिक लायंस है। 2015 में एशियाटिक लायंस 525 थे और 2020 में 675 ये बढ़ के हो गए हैं। अगर हम बात करें वन हॉर्न राइनो की, तो वन हॉर्न राइनो के मामले में भी भारत पूरे दुनिया में नंबर 1 है। इस टाइम पे 3,000 वन हॉर्न राइनो है भारत में। आसाम का काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी लंदन बेस्ड टाइम आउट की एक सर्वे रिपोर्ट जारी करी गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर भारत का एक कौन सा शहर है जहां पर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैसिलिटी है? तो अगर भारत में बात करी जाए तो भारत में मुंबई नंबर 1 पे है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे दुनिया में नंबर 1 पे कौन सा रहा? तो पूरे दुनिया में टॉप किया है जर्मनी की कैपिटल बर्लिन ने। देखिए, ये डेटा ये बताता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मतलब, जैसे कि ऑटो की फैसिलिटी, टैक्सी की फैसिलिटी, मेट्रो की फैसिलिटी, बसेस की फैसिलिटी, ट्रेन की फैसिलिटी, पूरे ओवरऑल अगर ट्रांसपोर्ट को आप मिला दो तो सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा एफिशिएंट और सबसे ज्यादा सुरक्षित और टाइम को बचाने वाला, इन सारे पैरामीटर पे देखा जाए तो जर्मनी के अंदर जो बर्लिन है, ये सबसे बेस्ट यहां पर माना गया है। भारत में मुंबई ने टॉप किया है। मुंबई का ट्रांसपोर्ट सबसे सुरक्षित माना गया है। पूरे भारत में अगर मुंबई को छोड़ दें तो उसके अलावा टॉप 50 में और कोई शहर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें टॉप 5 की, तो नंबर 1 पे आप इधर देख लीजिए। नंबर 1 पे तो बर्लिन है। नंबर 2 पे रहा चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग। नंबर 3 पे रहा है टोक्यो। नंबर 4 पे है डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान। नंबर 5 पे है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म। नंबर 6 पे सिंगापुर सिटी रहा है। नंबर 7 पे हांगकांग रहा है चाइना का। नंबर 8 पे ताइवान की कैपिटल ताइपी रही है। नंबर 9 पे है शंघाई शंघाई और नंबर 10 पे है नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम। ये टॉप 10 सिटीज हैं जो कि सबसे सेफेस्ट है ट्रांसपोर्ट के मामले में। ओवरऑल में अगर मुंबई की बात करें, भारत में तो नंबर 1 है, ओवरऑल पे 19वें नंबर पे है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, यह भारत का कौन सा राज्य या यूटी है जो कि बैसाखी महोत्सव 2023 3 दिन के लिए आयोजित कर रहा है, 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक? तो इस बार जम्मू कश्मीर जो है, ये बैसाखी महोत्सव आयोजित कर रहा है 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, 3 दिन का। और जम्मू कश्मीर में इस त्योहार को डोगरा कल्चर और हेरिटेजेस के बेसिस पर मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कई जगह पर बैसाखी महोत्सव इस बार मनाया जा रहा है। एक तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया जा रहा है, इसके अलावा पुंछ में मनाया जाएगा, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में इसको मनाया जा रहा है। इसके अलावा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी इसको मनाया जाएगा जोर शोर से। संबा डिस्ट्रिक्ट में भी मनाया जाएगा। उधमपुर में भी मनाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के ये बहुत सारी जगह हैं जहां पर इसको मनाया जाएगा। महाराजा हरि सिंह पार्क में भी इसको मनाया जाएगा। इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के कई बार हमसे फोक डांस पूछ दिए जाते हैं, तो यहाँ पर एक राउफ नाच बहुत फेमस है। यहाँ पर एक चलता है दंडी नाच, क्या बोलते हैं इसको, दंडी नाच। यहाँ पर कूद नाच एक चलता है, एक हैकत चलता है यहाँ पर।
ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है जम्मू कश्मीर के। अगला क्वेश्चन है, इस कंपनी का नाम आई एम श्योर आपने कई बार सुना होगा, उदय इसको बोलते हैं, उदय। और इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वही कंपनी है जिसने हमारा आधार कार्ड हम सबका बनाया हुआ है। तो उदय ने कौन से आईआईटी के साथ अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है? और ये आईआईटी उदय को टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम बनाकर देगा। मतलब आपने देखा होगा, आपके आधार कार्ड जब बने थे तो बायोमेट्रिक आपका कराया गया होगा। उसमें आपको उस पर्टिकुलर सरफेस पे अपनी उंगलियां रखनी होती थी। लेकिन अब ये आईआईटी बॉम्बे है जो कि इनको एक ऐसा बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम बना कर देंगे जिसमें आपको टच भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसके सामने अपना हाथ ले जाइए, ये आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको कैप्चर कर लेगा। आई रेटिना को भी इसी तरीके से दूर से ही स्कैन कर लेगा। खैर वैसे अगर बात करें तो आई रेटिना को वैसे भी आंखों को रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट आई रेटिना के लिए भी इसमें बेहतर एक्यूरेसी होगी। और उदय एक ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना साल 2009 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इस टाइम पर उदय के जो सीईओ हैं ये हैं सीनियर आईएएस अधिकारी सुभाष गर्ग। अगला क्वेश्चन है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है जिसकी स्थापना इन्होंने साल 2012 में करी थी अन्ना हजारे के उस अनशन के बाद, तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया गया है। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आखिरकार आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल ही गया। तो सवाल यह है कि इस टाइम पर इस पार्टी के आधार पर भारत में कितनी ऐसी राजनीतिक पार्टी हैं जिनको नेशनल स्टेटस पार्टी मिला हुआ है? तो इस टाइम पर टोटल अगर देखा जाए तो 6 नेशनल पार्टी स्टेटस है। कौन कौन सी? एक तो आम आदमी पार्टी हो गई, इसी को आप जोड़ लो। इसके अलावा कांग्रेस हो गई। इसके अलावा बीजेपी हो गई, जाहिर सी बात है, पावर में है बीजेपी। इसके अलावा सीपीआईएम हो गई, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके बाद एनएनपी एनपीपी एक हो गई, एनपीपी जिसको बोलते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, हाँ, वही मायावती वाली पार्टी। तो 3 और 3 6, ये 6 पार्टी हैं जिनको इस टाइम पर नेशनल पार्टी स्टेटस मिला हुआ है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका नेशनल स्टेटस छीन लिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। देखिए ये कोई इस आधार पर नहीं होता है कि राजनीति में खुंदक आ गई या उस आधार पर। यह सीधा सा मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन इस आधार पर तय करता है कि किस पार्टी की पकड़ कितने ज्यादा राज्यों में है, उस आधार पर इसे डिसाइड किया जाता है। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसको नेशनल स्टेटस से विड्रॉ कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके अलावा जो सीपीआई है इसको हटा दिया गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा सीपीआईएम के पास स्टेटस है, सीपीआई को हटा दिया गया है। और जो आपकी नेशनल कांग्रेस पार्टी है एनसीपी, इसको भी हटा दिया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अलग है। तो एनसीपी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई, इन तीनों से छीन लिया गया है स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एशियन किंग वल्चर को बचाने के लिए, जो कि अपने आप में एक विलुप्त प्रजाति हो रही है, इसके लिए जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर अभी हाल ही में खोला गया है? तो यह है योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, क्या बोलते हैं, महाराजगंज, ये कानपुर के पास पड़ता है। तो यहाँ पर जो एशियन किंग वल्चर है, जो गिद्धों का राजा कहलाता है, ठीक है, इस तरीके से ये देखने में काला होता है, सफेद धारियां इसमें कई बार देखने को मिलती हैं, और जो गर्दन से ऊपर तक है ये पूरा इसका लाल रंग होता है, इसके पंजे भी लाल रंग के होते हैं। तो इसको बोलते हैं गिद्धों का राजा। एशियन रीजन में सबसे बेहतर प्रजाति है गिद्धों की मानी जाती है। तो लगभग अब ये विलुप्त हो रहे हैं, इन ये देखने को बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो इनकी ब्रीडिंग उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। ये केवल भारत में ही नहीं, विश्व भर में ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि एशियन किंग वल्चर के लिए लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार टारगेट लेकर चल रही है अगले 15 साल में कम से कम 40 गिद्धों को जन्म दिलवाया जाए जो कि किंग वल्चर होंगे। और इसके लिए जो कंजर्वेशन सेंटर खोला गया है ये 1.5 हेक्टेयर में खोला गया है। उत्तर प्रदेश में गवर्नर है इस टाइम पे आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है जिसको बोलते हैं कथक। क्या बोलते हैं? कथक। महाराष्ट्र में
एकनाथ जी शिंदे की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा साल 2024 के लिए परिवार सेविंग अकाउंट्स पॉलिसी अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2024 में नए तरीके के करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा परिवार अकाउंट। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ज़्यादा परसेंटेज फैसिलिटी दी जाएंगी। इन इंटरेस्ट रेट पर आप एक तरीके से बोल सकते हो। और वैसे करंट अकाउंट में बात करें तो उसमें तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, केवल सेविंग अकाउंट में ही बैंक देते हैं इंटरेस्ट। आज तक मुझे भी ये समझ नहीं आया कि बैंक करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट क्यों नहीं देते हैं। आखिर वो भी तो पैसा हमारा ही है, उस पर भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बट आज तक मुझे इसका कोई भी वैलिड आंसर नहीं दे पाया है। मैंने इवन बैंकरों से भी कई बार पूछा है कि इसका क्या कारण है कि करंट अकाउंट पर आप लोग इंटरेस्ट नहीं देते हो। ये भी तो पैसा ही हमारा है ना, मेहनत का पैसा है। जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, धंधा कर रहा है, तो उसकी भी वो मेहनत की कमाई है, उस पर भी उसको मिलना चाहिए। बट किसी के पास भी सही जवाब नहीं होता है जो सेटिस्फाई कर पाए इस चीज के लिए। फिलहाल अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस टाइम पर डिपॉजिट्स के बेसिस पर देखें तो हर साल 8.8% से ग्रो कर रहा है। एसबीआई का ये मानना है कि ये स्पेशल अकाउंट्स जब वो खोलेंगे तो ये 12 से लेकर 16% तेजी से ग्रोथ करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में करी गई थी। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था और उससे भी पहले इसको बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना ब्रिटिश एरा के टाइम पे 1806 में करी गई थी। 1955 में इसका नाम एसबीआई पड़ा। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए थे? ये बनाए गए थे अश्वनी कुमार तिवारी। कौन है? अश्वनी कुमार तिवारी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन है जिनको मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना, जिन्होंने पगड़ी पहन रखी है, इनका नाम है नीलेश सांबरे। ये सम्मानित किए गए हैं मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से। अब इनको क्यों सम्मानित किया गया है? देखिए, इनका एक संस्थान है जिसके फाउंडर हैं और इसका नाम है जीजाऊ संस्थान। क्या नाम है? जीजाऊ संस्थान। ये एक ऐसी संस्था है जो कि पिछले 14 साल से काम कर रही है लोगों को हेल्थ सेक्टर में फैसिलिटी देने के लिए, रोजगार दिलाने में, एग्रीकल्चर में मदद करती है, शिक्षा के क्षेत्र में मदद करती है। तो उसके ये डायरेक्टर भी हैं। तो इस वजह से इनको अभी हाल ही में मराठा एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस हुई नासिक में, जहां पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया? किरण नादर को। किसको? किरण नादर। और ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जो इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि अप्रैल 2024 में एफईआई वर्ल्ड कप फाइनल को होस्ट करने जा रहा है? तो ये जो देश है ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है, जहां पर इस बार एफईआई वर्ल्ड कप को होस्ट किया जाएगा। एफईआई का मतलब जानते हैं क्या है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्वेस्ट्रेन। क्या बोलते हैं? EQUESTRAIN, एक्वेस्ट्रेन। और ये होता क्या है? ये घोड़ों की जंपिंग की प्रतियोगिता होती है। इसमें जो प्रतियोगी होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपने अपने घोड़े में बैठते हैं और काफी सारे हर्डर डाले जाते हैं बीच में, और घोड़ों को उन हर्डर्स को पार करना होता है कूद कूद के। ठीक है, तो ये वो प्रतियोगिता है। तो मैंने क्या बोला? एफईआई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एक्वेस्ट्रेन। तो ये इस बार सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में आयोजित करी जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ये प्रतियोगिता मिडिल ईस्ट में कोई देश आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेफ मदरहुड डे कौन से दिन मनाया गया अभी हाल ही में? इसको 11 अप्रैल में हम लोगों ने मनाया। और सेफ मदरहुड डे मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि अवेयरनेस फैलाना कि जिस टाइम पर माँ बच्चे को पाल रही होती है तो उसे किन किन बातों का एहतियात बरतना चाहिए उसकी हेल्थ केयर के लिए। जैसे कि उसे माँ का दूध ही मिलना चाहिए इनिशियल स्टेट में न्यू बॉर्न बेबी को, क्योंकि जो माँ का दूध होता है वो उसे 12 तरीके की बीमारियों से बचाता है। बच्चे का इम्यून सिस्टम भी माँ के दूध से ही बनता है। कभी भी न्यू बॉर्न बेबी को बाहर का, बाजार का पैकेट वाला दूध बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए।
जैसे कि 2 साल की उम्र तक उसे इंद्रधनुष का टीकाकरण हो जाना चाहिए, जो कि उसे और विभिन्न तरीके की बीमारियों से बचाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं, ये हमारी कौन-सी पैरामिलिट्री फ़ोर्स है, जिसके द्वारा हर साल ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। अगर आप एमटीएस एग्ज़ाम अगले महीने देने जा रहे हैं, तो एमटीएस के लिए लास्ट मोमेंट पे 600 एमसीक्यूज़ की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इस बैच को लॉन्च किया है एग्ज़ाम इंजन पे, आप इसे जॉइन कर सकते हो। अगर आप सीजीएल देने जा रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम है इसके अलावा, तो जीएस जीके का बिल्कुल न्यू बैच है, आप इसे भी जॉइन कर सकते हो, जो कि रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच है। और भी ये सारे वीओडी बैचेस उपलब्ध हैं, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ और कंप्लीट इंग्लिश, बहुत ही कम प्राइसेस पे, ताकि शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। एग्जाम इंजन पे जितने कम प्राइसेस पे आपको मिल जाते हैं मैच, आई थिंक आपको और कहीं नहीं मिल सकते इस क्वालिटी के साथ। बाकी एमटीएस वाले अभी भी जो बिल्कुल सो के जाग रहे हैं, आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप रिकॉर्डेड पूरा बैच ले सकते हो, जो कि अभी हाल ही में ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो कंप्लीट बैच आप मात्र 300 रुपये में ले सकते हैं, और एमटीएस में आपके पास जीएस जीके लेने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। एक बार एग्जाम इंजन को विजिट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।